नमस्ते। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी विषय के क्वेश्चन आंसर 4 चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 1 से 3 तक मैंने क्वेश्चन आंसर बना लिया है, 1 से 3 चैप्टर तक, तो आप उसे जाके देखिए। और आज हम लोग देखेंगे, चलिए 4 चैप्टर से। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है। अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। कवि के पास मात्र कुछ सुनहरे क्षणों की स्मृतियां ही शेष है, जिनके सहारे वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। उन यादों को उसने अपनी अंत मन में संजोकर रखा है और उन्हें प्रकट करना नहीं चाहता। कवि को लगता है कि उसकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग आनंदित होंगे। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। अब दूसरा क्वेश्चन, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं कहने से कवि का तात्पर्य ये है कि अभी उसके लिए आत्मकथा सुनाने का अंतिम समय नहीं है। कवि द्वारा ऐसे कहने का कारण ये है कि कवि को अभी दुखों के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी है। कवि के जीवन का अभी छोटा सा भाग ही व्यतीत हुआ है। कवि को अपने जीवन में जो गहरी पीड़ा मिली है उसे उसने चुपचाप अकेले ही सहा है। उसकी व्यथा अभी थककर सोई हुई है, अर्थात बहुत समय तक सहते रहने के बाद उसे अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिल सकी है। इस प्रकार कवि बहुत कठिनाई से उसे पीड़ा को भूल पाया है। उसे आत्मकथा लिखते समय पुनः पीड़ा को झेलना होगा जो उसके लिए कष्टदायक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति को प्रथाएं बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, कवि के जीवन का अधिकांश भाग व्यथा से भरा हुआ रहा है। उसके जीवन में कुछ भी आनंद के क्षण आए हैं जो चांदनी रातों में प्रेयसी से मिलन की भांति सुखद है। कवि अपने जीवन की दुख भरी यात्रा करते करते थक चुका है। अपने जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए कतिपय पुराने सुखद क्षणों को याद करके ही वो अपना सफल तय कर रहा है। इस प्रकार उसकी मधुर स्मृति ही उसकी यात्रा का संबल बनी हुई है। स्मृति का पथय बनाने से कवि का यही आशय है। अब हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन, कवि बात से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर देखेंगे, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता है क्योंकि ऐसा कहने से ये प्रतीत होता है कि वो बादल से कोमल स्वर में प्रार्थना कर उसके शांत एवं मनोहर स्वरूप का चित्रण कर रहा है। इस कविता में कवि बादल से गरजने के लिए कहता है। इसका कारण ये है कि वह बादल के माध्यम से नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों से ये आह्वान करना चाहता है कि वे बादलों की गरज के समान विटलवाकारी स्वर में शांति चेतना से भरे हुए काव्य का सृजन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्तर देखते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह रखे जाने के निम्नलिखित कारण हैं। इस कविता में कवि ने बादल से गरजने का आह्वान किया है जो बादलों के मोहक स्वरूप के स्थान पर उनके उत्साह को प्रदर्शित करता है। यह नूतन कविता का सृजन करने वाले कविताओं से अपने हृदय में
बिजली की छवि बनाए रखने की बात की गई है। इस प्रकार उनसे क्रांति चेतना की विचार को अभिव्यक्त करने का आह्वान किया गया है। इससे उनमें उत्साह का संचार होता है। अब देखें क्वेश्चन, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कविता उत्सव में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल घनघोर रूप धारण कर पूरे आकाश को आच्छादित कर लेने वाला दिखाया गया है। यहाँ वह असीम बलशाली होने के अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल को गरजते हुए चित्रित कर कवि ने उसे उत्साह के अर्थ में लिया है। इस कविता में बादल नूतन कविता करने वाले रचनाकारों के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना के अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल पीड़ित प्यासों जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाले परोपकारी के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। अब देखेंगे प्रश्न, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठा है। जिस वस्तु पर भी कवि की दृष्टि जाती है उसका अनुपम सौंदर्य उसे कल्पना की दुनिया में उड़ा ले जाता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई है। उसके सौंदर्य की मदकता ने जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसा बांध दिया है कि उसकी आंखें हट नहीं पा। प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो उत्तर, अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। कवि ने यह चित्रित किया है कि फागुन का सौंदर्य सर्वव्यापक है। इसी कारण उसकी क्रांति स्वतः फैल जाने के बाद भी समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा के स्पर्श से धरती कण कण सुंदरता से भर जाता है। फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य का ही प्रभाव है कि मन सदैव कल्पना में ही विचरण करता रहता है। पेड़ों की डालियां पत्तों से लटकर कहीं हरी तो कहीं लाल हो जाती है, कहीं अपने गले में फूलों की माला धारणा कर लेती। इस प्रकार हर जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। अब देखिए फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इसका आप आंसर भी नोट कर सकते हैं। पेड़ पौधों का सौंदर्य, पेड़ इसमें झड़ के नए पत्ते आने लगते हैं तो इसे पेड़ पौधों में खूबसूरती आ जाती है। सुगंधित पवन, जिसके कारण सुगंधित पवन हवा भी अच्छी आती है। पंछियों का उल्लास, पंछी भी चहकने लगते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है सुहावना मौसम फागुन, तो फागुन ही ऐसा मौसम होता है जो ठंडा और गर्मी के बीच वाला होता है, तो ये फागुन मौसम अच्छा होता है, सुहावना। अब हम लोग देखेंगे 6 चैप्टर नागार्जुन। प्रश्न, बच्चे को दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्नता हो जाता है। उसके मन में ये भाव उमड़ता है कि बच्चे की मुस्कान में जीवन का संदेश है। संपूर्ण प्रकृति उस मुस्कान से प्रभावित है। कवि को यह महसूस होता है कि उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल सकता है। उसके मन में बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जिसके माध्यम बनने से कवि उस मनमोहक मुस्कान से परिचित हो सका है।
अब देखेंगे बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। उत्तर, बच्चे की मुस्कान के बीच उसके नन्हे नन्हे दूधिया दांत उसे अत्यंत आकर्षक एवं मोहक बना देते हैं। बड़ों की मुस्कान में वो आकर्षक नहीं होता। तो इसमें देखिए बड़ों का भी है और बच्चों का भी है। बच्चे की मुस्कान सभी को प्रभावित करने में सक्षम होती है और बड़े लोगों की मुस्कान में ऐसी क्षमता नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो उत्तर देखते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को अनेक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान के प्रभाव को दर्शाने के लिए कवि ने उसे मृतक व्यक्ति में प्राण डालते हुए अमृत के रूप में वर्णित किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को दर्शाने के लिए अपनी झोपड़ी में खिल रहे कलम के कमल फूलों के बिंब का सृजन किया है। अब देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर, भाव कवि को मुस्कुराता हुआ धूल दूषित बालक कमल के खिलते हुए फूल की तरह लग रहा है। उसे देखकर कवि ऐसा महसूस करता है कि तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल रहे हैं। ख देखेंगे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, से फलिका के फूल पास था कि बबूल। उत्तर देखेंगे, भाव कवि को बच्चे को दंतुरित मुस्कान अत्यंत मोहक लग रही है। उसे लगता है कि संपूर्ण प्रकृति उसे मुस्कान से प्रभावित है। कवि बच्चे से कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाते ही बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लग गए, अर्थात सौंदर्यहीन वस्तुएं भी तुम्हारे छू देने से सुंदरता की सृष्टि करने लग गई। अब हम देखेंगे फसल। कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। अर्थात फसल के उत्पादन में नदियों के पानी, उपजाऊ मिट्टी, मनुष्य के परिश्रम, सूर्य की किरणों और हवा की सामूहिक योगदान होता है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो उत्तर, कवि ने फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि ये भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य अपने हाथों से मेहनत करके खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है। तब हम लोग को भाव स्पष्ट करना है। का रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो भाव हो जाएगा, फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, अर्थात पौधों पर सूर्य पर प्रकाश पड़ने से वो उसकी उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की वे किरणें मानव फसल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब देखेंगे 7 चैप्टर, गिरजा कुमार माथुर। कवि ने कठिन व्यर्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो कवि कहता है कि जो कटु यथार्थ है उसे तुम स्वीकार करो। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यदि हम विगत सुखों को याद करते हुए कल्पना की दुनिया में ही खोए रहे और वर्तमान से पलायन कर जाए तो इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके स्थान पर हम कठिन व्यर्थार्थ का सामना
करके ही वर्तमान दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो उत्तर देखेंगे, छाया शब्द यहाँ बीती हुई सुखद यादों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि विगत सुख को याद करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे तो वर्तमान का दुख और भी गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो उत्तर, रेगिस्तान में भीषण गर्मी के समय जब रेत तपने लगती है तब दूर स्थित रेत के ऊपर पानी की लहरों का आभास होने लगता है और गर्मी के कारण प्यासा व्याकुल हिरण समझता है कि दूर आगे पानी से लबालब नदी बह रही है। ये अत्यंत तीव्र गति से उस पर दौड़ने लगता है और वो जितना आगे जाता है पानी की लहरें उतनी ही आगे बहती दिखाई देती है। वो पानी की तलाश में दूर तक चला जाता है, परंतु ना तो कभी उसे पानी मिलता है और ना ही उसकी प्यास बुझ पाती है। इसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग छलावा के अर्थ में हुआ है। प्रश्न, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना। कविता में दुख के अनेक कारण बताए गए हैं। विगत सुख की स्मृति, बीते हुए पुराने सुखद समय की यादों को इस कविता में दुख का एक प्रमुख कारण बताया गया है। विगत सुखों को याद करने से वर्तमान दुख और भी गहरा हो जाता है। धन एवं सम्मान की चाह मनुष्य धन दौलत एवं सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर भाग दौड़ में लगा रहता है, परंतु वो जितना ही दौड़ता है उतना ही और भी भ्रम में पड़ जाता है। इस प्रकार उसे दुख ही प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे 8 चैप्टर ऋतुराज। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? उत्तर है, माँ ने लड़की से कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ द्वारा ऐसा कहने का कारण यह था कि एक स्त्री होने के नाते वह स्वयं ही उन समस्याओं का सामना कर चुकी थी जो हमारे समाज में नारी को झेलनी पड़ती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी वैसी ही दुर्बलता का शिकार बने। माँ लड़की को बताना चाहती थी कि स्वाभाविक सुंदरता एवं कोमलता के कारण नारी के लिए आचरण संबंधी विशेष प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं। उन्हीं को आदर्श बताकर स्त्री पर अनेक प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग रोटियों सेकने के लिए जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता को उसकी विशेषता बताकर उसे सौंदर्य का प्रतिमान बता दिया जाता है। उसके लिए ऐसे आदर्श गढ़ दिए जाते हैं जो उसके लिए बंधन बन जाते हैं। इस प्रकार उसकी सौंदर्य रूपी क्रांति उसके लिए लाभदायक होने के स्थान पर उसकी आकांक्षाओं को जलाने वाली सिद्ध होती है। देखिए अब साउंड बजने लगा। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो उत्तर, माँ को ये डर था कि उसकी भोली भाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव को शिकार हो जाएगी। वो समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्व को अबला मान लेगी। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी को ये पीड़ा भोगनी पड़े, इसी कारण वो अनुचित बंधनों का प्रतिकार करने के लिए उसे सचेत करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ के सबसे निकट उसकी बेटी थी। वो माँ के सुख दुख की साथी थी। उसके जाने के बाद माँ का आंचल एकदम खाली हो जाने वाला था। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।